बहुत बवाल मच जाएगा इस बयान पे। अब योगी आदित्यनाथ की तुलना बाबा राम रहीम और आसाराम बापू। हमने संत की डिफिनेशन दी, राम रहीम, आसाराम बापू। संत कौन होते हैं? गुरु नानक, कबीर। योगी आदित्यनाथ संत नहीं है। अब राजनीति करने वाला भी संत हो जाएंगे। मठाधीश्वर रहे हैं, अभी भी हैं। माने गोली चलाने वाला, घर तोड़वाने वाला, जबरदस्ती जाति के आधार पर, सियासत के आधार पर वो संत हो जाए। सत्ता के लिए जात का बाइफर्केशन करना संत हो जाए, पैसा लूटना संत हो जाए, इश्क और मुस्क में मजे लेना संत हो जाएंगे लोग इस कंट्री में। राम रहीम संत है, आसाराम संत है। ये सब दलाल जितना बंदा, 1% कोई संत इस कंट्री में होता है। साथ जो अध्यात्म की बात करते हैं। बिहार में प्रशांत किशोर एक पार्टी का गठन करते हैं और उसके अगले दिन ही बिहार के एक बहुत ताकतवर नेता पप्पू यादव से मुलाकात करते हैं और कैप्शन दिया जाता है कि बिहार एक बदलाव की मांग कर रहा है और ये मुलाकात बदलाव के लिए है। जब जब बिहार में चुनाव होता है, सियासी दंगल में पप्पू यादव को कोई कितनी भी कोशिश कर ले इग्नोर करने की, लेकिन शायद उनके कद को कम नहीं किया जा सकता। कोई कितना बड़ा परिवार हो, राजनीतिक घराना हो, जब जब उन्हें हल्के में लेने की कोशिश करता है, जनता सामने आती है, पप्पू यादव का कद बड़ा करके दिखाती है। 4 दशक बिहार की सियासत के हो गए। 90 के दौर से जब लालू प्रसाद यादव विपक्ष के नेता पहली बार बने, तब पप्पू यादव का नाम बिहार की सुर्खियों में आया। तमाम सवाल ऐसे हैं जिसको आपको जानना चाहिए। हाल में लॉरेंस बिश्नोई के जिक्र पे पप्पू यादव को तमाम लोगों ने घेरने की कोशिश की, लेकिन शायद बहुत से लोग पप्पू यादव का दूसरा पहलू नहीं जानते। उन्हें अपने ट्रॉली पे खड़े होकर बाढ़ पीड़ितों की मदद करते हुए देखा होगा। ये 9000 एकड़ जमीन के मालिक होने का राज क्या है? ये तमाम सवाल जानेंगे। हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। लगातार आप चुनाव जीत रहे हैं और बिहार की सियासत में एक बदलाव की आप लोग परिकल्पना देख रहे हैं। देखिए, एक तो सबसे पहली बात कि प्रशांत किशोर कौन हैं, क्या हैं, वो क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या वो मार्केटिंग करते हैं, वो पेड वर्कर के द्वारा वो क्या करना चाहते हैं, वो मेरा मैटर नहीं है। दूसरा मैटर है, ये मुझे राजनीति नहीं आती है। राजनीति यदि आती तो हम भी दोगलई करते, हम भी धुरतई करते, हम भी दुष्टई करते, हम भी चालाकी करते, हम भी सियासत के शीर्ष पर बैठ सकते थे। देखिए, राजनीति का जो हिस्सा है वो बिल्कुल साफ है। जितना बड़ा आप दलाली करेंगे, जितना बड़ा दोगलई तगलई करेंगे, उतने बड़े राजनीतिक हो जाएंगे। आप इसको ऐसे समझिए। तो मेरी राजनीति स्कूल लाइफ से आनंद मार्ग स्कूल के से शुरू हुई। उसके पहले हम आनंद मार्गी हैं हम लोग, और एक जमींदार परिवार से आने वाला एक व्यक्ति। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि सच्चाई के रास्ते चलने वाला व्यक्ति, जिसको कभी कोई मतलब नहीं रहा सेवा के अलावे, मदद के अलावे, न्याय के अलावे, एक कॉमन मैन के तरह, बेटे के तरह हर परिवार का हम हिस्सा बने। और मैं कोसी हो, सीमांचल हो, सिंहेश्वर हो, पूर्णिया हो, मधेपुरा हो या बिहार हो, तो लोगों ने एक बेटे को चुना, एक सेवक को चुना। और मेरी हमेशा कोशिश रही है कि बिना जात धर्म के, बिल्कुल दूर दूर तक किसी जात का, धर्म का, मजहब का कोई लेना देना जिससे ना हो। कोई मतलब कोई। यदि मुझे कोई हमको कहे कि पप्पू यादव जी आपको राजनीति करना है इस जाति को गाली दे करके, तो मैं आराम से भारत छोड़ देना या राजनीति छोड़ देना मंजूर करूंगा, गाली दे के नहीं कर सकता। दुश्मनी फ्रंट लाइन पे आप लेने के लिए तैयार रहते हैं? मैंने वही कहा, हिंदू मुसलमान दुश्मनी किस बात की? दुश्मनी, एक बात याद रखें, राजनीतिक अवसरवादिता के चलते कोई दुश्मनी नहीं लिया जा सकता। पर्सनल एग्जिस्टेंस के चलते किसी को अपमान नहीं किया जा सकता। हम सभी तरह के विचारों का सम्मान भी करते हैं, सभी जाति, धर्म, वर्ग के अधिकार और उसको खुद से ज़्यादा सम्मान देते हैं, चाहे जो भी हो जाए। दुश्मनी का क्या मतलब? आप यदि किसी व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं, किसी सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, सिस्टम प्रभावित करता है। आप उठा के देखिएगा
तो सिस्टम प्रभावित क्या करता है? सिस्टम प्रभावित करता है मिडिल क्लास को, कॉमन क्लास को। सिस्टम प्रभावित करता है मेडिकल सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को, इकोनॉमिकल फ्रीडम को, किसी के जाति के जीने के तरीके को, किसी मजहब के जीने के तरीके को। सिस्टम प्रभावित करता है भ्रष्टाचार को, अपराधी माफिया प्रभावित करता है किसी की ज़िंदगी को। तो हम नहीं छोड़ सकते, लड़ेंगे चाहे वो मरेंगे। दुश्मनी का कोई औचित्य नहीं है। मैं इसलिए नहीं लड़ता हूँ कि मैं दुश्मनी लेना चाहता हूँ या मैं दुश्मन बनना चाहता हूँ या किसी को दुश्मन बनाना चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई के रास्ते जितने दुश्मन बने कोई दिक्कत नहीं है। सच्चाई के लिए जितने दुश्मन बने कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन मैन के न्याय के लिए 1,00,000 दुश्मन होंगे तो 1,00,001 और दुश्मन हो जाएंगे, 1,00,10 हो जाएंगे, 1,20,000 हो जाएंगे। आप देखिए, जब आप सच्चाई के साथ चलिएगा तो दोस्त कम होगा। आप किसी का इतिहास उठा के देखिए, शिव, कृष्ण, राम, नानक, बुद्ध, मोहम्मद, कबीर। आप दुनिया में जब भी कोई, सुकरात को देखिए, सुकरात को किसने छोड़ दिया? सच्चाई के रास्ते गए तो जहर आप सुकरात को ही तो पीना पड़ा। आप सिस्टम को उठा करके देखिए। एक तो इसीलिए आप 90 के दशक की बात जब आप करते हैं तो हम एक ऐसा स्टूडेंट, एक ऐसा छात्र लीडर जो इंडिपेंडेंट एमएलए बना। 90 के पहले हम लालू यादव जी को हम विपक्ष का नेता बनाए। 1 वोट से लालू यादव जी विपक्ष का नेता बने। कर्पूरी जी के साथ बहुत कम समय के लिए राजनीति हम लोगों ने शुरू की। ये आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरी की माँ भी आई। अब की जगदेव बाबू का वो नारा, गोरी कलाई कादों में, अब की भादों में, तो वो सब चीज़ें याद है। सामाजिक परिवर्तन की परिदृश्य था, दौर था। फिर नज़दीकियाँ बढ़ी, फिर मुलायम सिंह जी, लालू यादव जी, तो नीतीश जी, रामविलास जी, ऐसे लोगों के साथ धीरे धीरे, और राम लखन बाबू, तो ऐसे लोगों के साथ धीरे धीरे राजनीति का अवसर मिला। तो जब कर्पूरी जी नहीं रहे, हमारे रिश्तेदार खड़े थे, अनुपलाल बाबू, तब भी उनकी मदद नहीं करके हम लालू यादव जी की मदद की। और जब हम 90 में चुन के आए तो 11 एमएलए के साथ लालू यादव जी की हमने मदद की। 11, आप उठा करके देखिए कि 11 एमएलए के साथ लालू यादव जी की हमने मदद की और लालू यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन कई ऐसी वैचारिक बातें थी जिसके चलते हम लोग, लक्ष्य एक ही था लेकिन रास्ते अलग अलग होते चले गए, कई पार्टियां बनती चली गई। दूसरा, 90 के दशक में एक बड़ा परिवर्तन हुआ था। कांग्रेस जो एक जगह केंद्रित, उस वक्त कहते थे कि कांग्रेस अपर कास्ट की पार्टी है, तो दलित की पार्टी, मुसलमान की पार्टी है, दलित की पार्टी है, तो ओबीसी ईबीसी टर्न अप लिया, जिसमें कर्पूरी जी के बाद लालू यादव जी, नीतीश कुमार, रामविलास जी, शरद जी, मुलायम सिंह जी, देवीलाल जी, लोग इकट्ठे एक बड़े प्लेटफॉर्म पर। फिर बीपी सिंह, तो अब तो बीपी सिंह जी को लोग भूल गए, जबकि बीपी सिंह ने मंडल कमीशन की को लाने में जिनकी भूमिका सबसे ज़्यादा रही है, हम उस व्यक्ति को, उस मंडल मसीहा को भूल जाते हैं। हम जाति के आधार पर बात करने लगते हैं, लेकिन जब कभी मंडल कमीशन और मंडल की बात आएगी तो बीपी सिंह सर्वोच्च पर याद आएंगे। तो एक पप्पू यादव का उदय, देवीलाल, बीपी सिंह, ग्रीन ब्रिगेड, 84, 83 के दशक, 82 के दशक से शुरुआत हुई और आज हम 58 साल के हैं। और आप उठा करके देखिएगा कि 7 बार लोगों ने संसदीय जीवन में भेजा, 7 बार में 5 बार हम इंडिपेंडेंट, वो 2 बार भी इंडिपेंडेंट ही है। आरजेडी के टिकट पर हमारे बाद आरजेडी क्यों नहीं मधेपुरा में चुनाव जीतती है, मैं ये बात बता रहा हूँ। तो उसको भी आप इंडिपेंडेंट ही समझिए, आप इसको ऐसे समझिए। आरजेडी खुद भी हारने को तैयार थी, फिर भी आपको नहीं हरा पाई। मैंने कहा कि उसको भी आप इंडिपेंडेंट में ही आप हिस्सा लीजिए। 7 बार में 7 बार जनता ने बेटे को बनाया। अच्छा, दूसरी बात, आप प्रशांत किशोर, जिसका कोई औचित्य नहीं, कब, तब तो जन्म भी नहीं हुआ। लालू यादव जी के दोनों बेटे का जन्म नहीं हुआ था, न तेजस्वी जी का ना तेज प्रताप जी का, वो तो बहुत लंबे समय के बाद आए। निशा जी लालू जी के साथ रहती थी, तो 91 में जन्म हुआ तेजस्वी जी का। तो इसीलिए कोई राज घराने की बात नहीं है। हमारा रिश्ता लालू यादव जी, रामविलास जी, नीतीश जी, जॉर्ज साहब को आइडियल मानते थे, जॉर्ज साहब को आइडियल मानते थे। मुलायम सिंह के साथ हमारा बहुत घनिष्ठ रिश्ता रहा।
तो कई दशक के बाद, अब प्रशांत किशोर तो अभी जुम्मा 10 दिन पहले आना हुआ, और फिर पॉलिटिकल पैदा कब हुई है और वो पढ़ लिख के आए कब? अमेठी से शुरू किए राजनीति, और अमेठी के बाद कांग्रेस से भाग के चले गए 3 बार मुख्यमंत्री रहने वाले नरेंद्र मोदी जी के पास, वहाँ से फिर भागे तो नीतीश जी के पास चले गए, नीतीश जी कुर्ता पैजामा पहना दिए, अब कुर्ता पैजामा पहनाने के बाद वहाँ से भी भाग गए, वहाँ से वो भागे तो फिर चले गए रेड्डी के पास, रेड्डी से भागे तो चले गए ममता के पास, ममता से भागे तो चले गए खाट रैली में, खाट रैली में यूपी को खटिया पर सुला दिया तो फिर चले गए अमरिंदर के पास, अमरिंदर को खटिया पर सुला दिया तो फिर चले गए अरविंद के पास, अरविंद से भागे फिर गोवा गए, गोवा से फिर भागे, तो अब कहते हैं हम ही राजनीति करें। तो आपके पास भी पहुंचे, तो अब आपने क्या डिसाइड किया प्रशांत किशोर के साथ? मैं किसी व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत लोगों के बारे में नहीं बोलूँगा, और उचित भी नहीं लगता है। उनकी अपनी राजनीति है, अपने तरीके हैं, और वो अपने तरीके से चलते हैं, और मुझे लगता है कि कांग्रेस इसको मान के चलना चाहिए कि बिहार की जो राजनीति है, जेपी या लोहिया या समाजवाद या कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू, बिहार का जो साहित्य है, राष्ट्र कवि दिनकर, विद्यापति कवि, फणीश्वरनाथ रेणु, नक्षत्र मालाकार, आप अजीब राजनीति है। बिहार को आप इतने हल्के में नहीं ले सकते कि मार्केटिंग का युग आए और पैसे से हम मजे लेने लगे। जो संघर्षशील दल में नहीं रहेगा, जितने पुराने दल हैं या जो लोग संघर्ष करने के इतिहास में नहीं जाएगा, आप उठा के देखिए, वो बिहार की राजनीति को नहीं समझ सकता। बिहार की राजनीति या देश की राजनीति में पैसे का जगह नहीं है। पैसा आजकल साउथ में हो गया, पैसा जरूर एमएलए एमपी के लिए काम आए, जिनको कहीं जगह नहीं मिलेगा, अपराधी माफिया दलाल को, वो चले जाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि वो हमेशा लोगों को लोभ दिखाता है, कहता है हम ही तो पीएम बनाते हैं, हम ही तो सीएम बनाते हैं, पैसा हम देंगे ना। अब वो कहाँ से पैसा लाते हैं, 4 करोड़ 10 करोड़ डेली खर्च कहाँ से करते हैं, प्रोजेक्टेड बाय बीजेपी, या दुनिया में कौन पैसा दे रहा है, कहाँ से आता है, उनको बताना चाहिए कि भाई इतना पैसा आप खर्च कहाँ से कर रहे हो। बहुत सारे लोग आपके बारे में ये जानना चाहते हैं, मतलब बहुत सारे आपके शुभचिंतक हैं, यह प्रश्न समझना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि न लालू से दूर न लालू के करीब, हालात बदलते हैं, रिश्ते बदलते नहीं, लालू यादव जी से व्यक्तिगत रिश्ता क्या दूर और क्या दूर, सवाल नहीं उठता। नीतीश जी को इंडिविजुअल रूप से हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। मुख्यमंत्री जब बने थे नीतीश जी, तो हम नीतीश जी के साथ थे। लालू जी को मुख्यमंत्री बनाने में, लालू जी को हमको बनाने में तो लालू जी की भूमिका नहीं है, लालू जी को बनाने में मेरी भूमिका है। नीतीश जी हमसे मैंने आज तक एक इतनी मदद नहीं ली, लेकिन जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन रहे थे तो पप्पू यादव एक गिलहरी का काम किया था। आप उठा करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। तो निकाह वैचारिक चीज़ें होती हैं राजनीति में। हमारा जो फोकस्ड है वो बिल्कुल, ये जो नेताओं का जो फोकस्ड है, मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, कास्ट विल मस्ट फर्स्ट आफ्टर कास्ट, रिलीजन विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, फिर सेक्स विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट। ये जो नेताओं की जो ये मनी, सेक्स, कास्ट, रिलीजन, ये इसी पर ये बिहार की, देश की राजनीति चलती आ रही है। अब आगे बिहार की राजनीति किधर करवट लेने वाली है? वही मैं आपको बोला, तो मैं दूर और नज़दीक की बात नहीं है। ग्रीन लालू यादव जी हो या नीतीश कुमार जी, अब अपने अपने तरीके के लिए वो सामाजिक नहीं, वो अपना शैली है। लालू यादव जी आरजेडी को अल्लरबाजी करना छोड़ देता, आरजेडी की पहचान खत्म हो जाएगी। वो जैसे शांत होगा वैसे ही आरजेडी की पहचान खत्म। लोग कहता है कि अल्लरबाजी, तो आप इसको समझिए, मैं बार बार कहता हूँ कि कोई प्रासंगिक नहीं है। आज आप एक बात समझिए, नीतीश कुमार जी अकेले चुनाव लड़ेंगे तो 10, 20, 25 पे सिमट जाएंगे, 0 पे सिमट जाएंगे। और नीतीश कुमार जी जिसके साथ चुनाव लड़ते हैं वो 150 क्रॉस कर जाते हैं, आप समझिए। जबकि नीतीश कुमार जी की उम्र और अस्वस्थता बिल्कुल हावी है, और सच्चाई है कि बीजेपी नीतीश कुमार जी को राजनीति करने आगे नहीं देगी। जैसे रेड्डी को, महबूबा मुफ्ती को,
दुष्यंत चौटाला को, सिंधे को, आप किसी को उठा के देखिए, पहले भी नीतीश कुमार जी पर 4 बार हमलावर हुए। तो बिहार एक जगह है जहाँ बीजेपी को लगता है कि हम सिंगल यहाँ सरकार बना लें और उस रूप पर काम कर रहे हैं। मतलब बार बार नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा था, इस बार बीजेपी उनका साथ छोड़ सकती है। देखिए, आप देखिएगा ना, आपको तो पता चलेगा चुनाव के बाद बीजेपी की स्थिति समझ में आएगा। अभी तो चुनाव भर वो चुपचाप, हो सकता है नीतीश कुमार को इस्तेमाल करके फिर एक कोई हनुमान पैदा किए होंगे, जैसे प्रशांत किशोर पैदा उन्हीं का किए हुआ बीजेपी का, फिर एक हनुमान पैदा करके नीतीश कुमार को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि सीट इतना कम हो जाए कि हम कल के दिन साफ कहें कि आपको सपोर्ट देना हो तो दीजिए, नहीं तो आप जाइए। तो आप इस बात को समझिए। अब जैसे आरजेडी, मैं आरजेडी के बारे में मेरी साफ मान्यता है, लालू यादव की राजनीति बिल्कुल डिफरेंट थी। मैं बहुत क्लियर कर रहा हूँ, इसको समझिए। जॉर्ज की राजनीति बहुत बिल्कुल थी, लेकिन अब आरजेडी की राजनीति में मैं बिहार में एक चीज़ समझता हूँ। अब जो आरजेडी का नेतृत्व है, उससे वह एक परसेप्शन सा बन गया है कि नहीं, आरजेडी की जो टीम है, जो लोग हैं, आप अभी भी जा कर के देखिए। जैसे सीबीआई में पूछताछ करने के लिए बुलाया गया, तो कहेगा आप वहाँ पर जाके हंगामा कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, बाप बाप कर रहे हैं। आप जाइए, आप पूछताछ, आप ईडी में बुलाया, जहाँ बुलाया, आप वहाँ पर भी जा कर के बिल्कुल अल्लड़बाजी बात कर रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि 90 वाला अल्लड़पनी अभी भी है क्या, अभी भी इसी तरह एग्रेशन है क्या। देखिए, अब का जो जनरेशन है वो एग्रेशन नहीं चाहता है। दूसरी चीज़, कथनी करनी, सुबह कुछ बोलेंगे, अब के आरजेडी का नेता शाम में कुछ बोलेंगे। सुबह बोलेंगे कि भाई मैं A to Z हूँ, भूमिहार को टिकट दिया हूँ, शाम में बोलेंगे महतो जी के यहाँ जा करके अरे सब वो लोग एक हो गया है, हम तुम लोग भी एक हो जाओ। तो लोगों को लगता है ये क्या बोल रहे हैं। अभी भी जाति का वर्गीकरण, जाति के आधार की बातें हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, ईबीसी को लगता है कि पहले शोषण हमारा ऊंची जात के लोग, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत से हम लोग हो जाते थे। अब ईबीसी के लोगों को लगता है कि ओबीसी हमारा ज़्यादा तो नहीं शोषण करने लगा, और ओबीसी में मजबूत जाति ज़्यादा 16% 15% है, देश में सबसे बड़ी जाति है। तो यादव जो लाठी लेता था, मरता था, लड़ता था विपक्ष के लिए, अन्य चीज़ों के लिए, आप इसको ऐसे समझिए, वो यादव, वो लालू यादव जी जब तक रहे पिछड़े या जिसकी राजनीति की नीति से, लालू यादव जी के आने के बाद यादव समाज को ठेकेदारों ने, माफियाओं ने, यादव में जो ताकतवर पैसे वाले बने सत्ता के बाद, उन लोगों के आचरण के कारण समाज की बदनामी हो रही थी। अब लोगों को लगता है कि भैया जो हमारे लिए रक्षक था वो टाइटिल हमारे लिए भक्षक हो जाए। तो यादव समाज या कुर्मी समाज नहीं, कुर्मी के बारे में भी यही परसेप्शन बनते जा रहा है। तो ओबीसी में यादव, कुर्मी, कोई, यही 3 जाति तो अब बची है लगभग, और तो ईबीसी में चले गए हैं। तो इसको समझिए, समझना पड़ेगा बिहार। तो जातियों में जो बिहार बटा हुआ है, यादवों जाति में तो कर्नाटक भी बटा हुआ है, लिंगायत, बोकलिंगायत, ब्राह्मण, कबीर, पेरियार, साहब। आप उठा के देखिए, आप मणिपुर जाइएगा तो कुकी मत्तोस के बीच में। अच्छा, यही से तो योगी आदित्यनाथ ने नारा भी दे दिया ना, बटेंगे तो कटेंगे। नहीं, जोगी एक करने के लिए सभी योगी आदित्यनाथ जी को तो पहले अपने जात के क्रिमिनल को पहले सिक्योरिटी दिए हुए, ब्रजेश सिंह, ब्रजभूषण सिंह, सबको। वो दूसरे जात को क्रिमिनल ढूंढते हैं, अपने जात में वो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस बना देते हैं। वो क्या बोलेंगे भाई, उनको क्या बोलने का राइट है। वो कभी ब्राह्मण के क्रिमिनल को ढूंढेंगे, कभी भूमिहार के क्रिमिनल को, कभी मियाँ के क्रिमिनल को ढूंढते हैं, कभी मलाह के क्रिमिनल को ढूंढते हैं। वो कहते हैं क्रिमिनल है, लेकिन उनके जात का कोई क्रिमिनल नहीं है। जैसे यादव की बदनामी बिहार में, ईबीसी जो सबसे ज़्यादा नज़दीक था यादव के, ST SC, तो यदि किसी एक पर्टिकुलर यादव माफिया, अपराधी या बाहुबली या नेताओं के आचरण के कारण हो जाए तो यादव नहीं ना होगा। वो यादव समाज आज भी लोगों की मदद करने के लिए उसके लिए खड़ा है।
यादव समाज अलग दल के में यादव को टिकट मिलती है तो 100% जीत जाता है और आरजेडी में नहीं जीत पाता है। क्या कारण, आप हमको बताइए। तो आरजेडी की स्थिति बिहार में बिल्कुल अप्रासंगिक। हाँ, वो अलग बात है कि कांग्रेस के चलते माइनॉरिटीज का वोट इक्वल हो जाता है। लेकिन अगर आरजेडी और आज भी यदि मैं मानूं तो सेकुलरिज्म की बात आएगी ना, तो नीतीश कुमार जी को आप उठा के देखिए, बीजेपी के साथ रहने के, जब बीजेपी को लोग गाली देते हैं नीतीश कुमार जी को, तो रहते हुए भी सेकुलरिज्म पर कोई समझौता नहीं किया। आप उठाइए, कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया। गिरिराज की भाषा पर किसी पर आप उठा के देखिए। नीतीश कुमार अपने विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, अपने तरीके के लिए जाने जाते हैं, विकास पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। जैसे लालू यादव जी का सामाजिक न्याय पर कोई कंप्रोमाइज नहीं रहा है कभी, मैं जानता हूँ। और आज भी उनके भीतर, ये अलग बात है कि माय पर क्यों आ गए वो, जबकि वो ओबीसी की इतने बड़े कदावर नेता थे, आते आते माय पर आ गए। क्यों ऐसी राजनीति हुई ये मुझे नहीं पता। एमआई पे तो आप भी राजनीति करते हैं, ये एमआई पर आप भी राजनीति करते हैं, एमआई पे मुस्लिम यादव वोटर पे आप भी राजनीति हमको तो कभी जात का पता ही नहीं चला, हम कौन जात है, हम तो जिंदगी में नहीं पता चला हमको। और जहाँ से पूर्णिया से हम लड़ते हैं वहाँ तो ज़्यादा वही नहीं है, वहाँ तो माइनॉरिटीज़ हैं, एसटी एससी है, ईबीसी है, ओबीसी है, हाँ, अपर कास्ट हम तो जानते ही नहीं, कभी नहीं जाना हमने, आज तक लाइफ में नहीं जाना। हमारी माँ चुनाव लड़ी, रंजीत रंजन जी 2-2, 3-3 बार चुनाव लड़ी सुपौल से, आप उठा के देखिए। कभी लाइफ में ये सब चीज़ हमने नहीं जाना। और बाय बॉर्न हम लोग आनंद मार्गी हैं, ये सब धंधा नहीं करते, और मेरे से तो ये सब धंधा इस जन्म में नहीं होगा। हाँ, हम एबीसी माइनॉरिटीज़ के जो रेस्पेक्ट है उसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो उसके मुद्दे हैं उसके साथ खड़े हैं। तो एसटी एससी का आरक्षण का मुद्दा हो, प्रोफेशनल यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, एसएससी का हो, चाहे जो मुद्दे हो, जहाँ पर रिजर्वेशन का सवाल आएगा, जहाँ पर ओबीसी बच्चों के तरक्की का सवाल आएगा, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ पप्पू यादव नहीं करता। सदन और सदन के बाद मेरे हर स्पीच को आप उठा के देख लीजिए, मुद्दे वही होते हैं जो कॉमन मैन के लिए, उसमें जात नहीं हो सकता, मर जाएंगे नहीं हो सकता। मुद्दे वही हैं जब ट्रेन में दलाली टिकट के लिए होती है, आप उतना ही टिकट काटिए जितना में आपके पास डिब्बा है। हमने परसों भी बोला है, आरक्षण किस बात को लेकर के आप करते हो कि आरक्षण में फिर पैसा डिग्रेड करता है, आप उठा करके देख लीजिए। इस देश में आप पप्पू यादव जी जिस तरीके की स्थिति बन रही है, थोड़ा सुनिएगा ये सवाल। मध्य प्रदेश के महू में एक दंगा हुआ भारत पाकिस्तान की जीत के, भारत न्यूजीलैंड के फाइनल की जीत के बाद। महाराष्ट्र के महाल में दंगा हुआ, यूपी के बहराइच में दंगा हुआ, हरियाणा के मेवात में दंगा हुआ, और लगातार ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि कश्मीर वाला मॉडल अब बाकी के राज्यों में अप्लाई होने लगा। बिहार में चुनाव है, हो सकता है कि ये सारी चिंगारी बिहार की तरफ देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, और योगी आदित्यनाथ पूरी लड़ाई को लीड कर रहे हैं बीजेपी में। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, जिस देश में भाषा, लिंग, गोरे काले, आप उठा के देखिए अब्राहम लिंकन के हिस्ट्री को, अमेरिका ने गोरे काले को समाप्त किया, तरक्की बढ़ी। जिस कंट्री के बीच रंग भेद को समाप्त किया वो दुनिया बदल दी। हांगकांग हो, जापान हो, थाईलैंड हो, कोई ताइवान हो, छोटी छोटी कंट्री को उठा के देखिए आप, बांग्लादेश को उठा के देखिए, तरक्की कब हुई? धर्म को छोड़ा, धर्म की राजनीति छोड़ी, तरक्की हुई। बांग्लादेश ने उठा के देखिए, बांग्लादेश में तो धर्म चरम पे है भैया, यही तो आप नहीं जानते। धर्म की राजनीति में बांग्लादेश कोलैप्स कर चुका था। जब इकोनॉमी की राजनीति करी तो वर्ल्ड के हिस्ट्री में बांग्लादेश छोटी कंट्री होने के बावजूद अपनी इकोनॉमी को इतना आगे बढ़ाया चीज़ों को कि भारत के सारे व्यापारी बांग्लादेश गए। बांग्लादेश तो कोलैप्स कर गया था। बांग्लादेश ने जब कोई भी देश, कोई भी स्टेट में, मेरी ऐसी बात को समझिए, आपका परिवार है, आपके दो चाचे में झगड़ा हो जाए या दो भाई में, अभी नित्यानंद बाबू के दो नाती में झगड़ा हुआ,
एक नित्यानंद बाबू के दोनों नाती एक दूसरे को गोली मार दिया। घर बचा कि खत्म हो गया? घर बचा या खत्म हो गया? टूट गया है। अब ऐसे तो घर ख़त्म ही हो गया। खत्म हो गया। आपके दो चाचे में झगड़ा हो, गोली चले, केसबाजी हो, फौजदारी हो, तो आपकी प्रगति होगी कि रुकेगी? नहीं, रुक जाएगा, किसी पड़ोसी से आपका झगड़ा डेली चले, 100 राउंड गोली चलते रहे, पीछे जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो आप हमको बताइए कि भारत का झगड़ा साउथ और नॉर्थ, कौ बेल्ट और गलत बेल्ट, अभी जो फिर झगड़ा साउथ का जन्म भाषा के कारण हुआ है। वो अपने भाषा को इस जन्म में कमजोर नहीं करने देगा। या कोई भी मैथिली, अंगिका, भोजपुरी, नागपुरी, मगही, मैथिली की बात आती है तो भोजपुरी वाले को सेंटीमेंट पर, अंगिका की बात आती है तो फलना सेंटीमेंट पर। भाषा का कंप्रोमाइज कोई नहीं करता, आप इसको समझिए। अभी डिमिनेशन का जो बात आ रहा है, क्षेत्र का परिसीमन का, शुरू हो गया झगड़ा। साउथ को लग रहा है कि हमारे सीट कम होंगे और ये लोग बदमाशी कर रहे हैं। नॉर्थ को भी लग रहा है मेरा सीट कम होगा। तो क्या होगा कंट्री में? आप जो जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, आप जिस तरीके से बांटने की राजनीति जब से आए, आप भैया जापान, थाईलैंड अपने पानी पर काम करता है और वहाँ मिनरल वाटर नहीं, वो अपने नदी, जिस कंट्री में नदी को भगवान नहीं माना गया वो कंट्री जिंदगी दे दिया। उस कंट्री ने नदियों को भी जिंदगी दिया, वो नदी कंट्री को भी जिंदगी दिया। बांग्लादेश वाले मुद्दे पे थोड़ा क्लियर करते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पे बहुत अत्याचार हो गया है भैया। मैं आ रहा हूँ ना, वो पॉइंट थोड़ा सा मिस हो गया है। नहीं, मैं आपको बता दूं कि कोई अत्याचार कहीं नहीं होता। एक बात को समझिए, यदि अत्याचार हो गया, मैं वहीं पर आ रहा हूँ, जुल्म हो रहे हैं, जो सवाल एक जगह खड़ा होता है, कहीं हिंदू मुसलमान पर अत्याचार होगा तो प्रगति नहीं होगी। अदानी के सारे पैसे वहीं लगे हुए हैं, भारत के लगभग पैसे बांग्लादेश में लगे हुए हैं। शेख हसीना का क्लोज रिश्ता आपसे है, अमेरिका को आप कहते हैं दोस्त है, बांग्लादेश तो भैया आप अपने को हिंदू सम्राट बनाते हैं, तो अभी तक बांग्लादेश को खत्म करिए। जिस बांग्लादेश को बनाने में इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी भूमिका रही है, बिना गोली चलाए पाकिस्तान को बांटकर बांग्लादेश को दे हिंदुस्तान का सबसे अच्छा दोस्त बनाया। आपने बांग्लादेश को सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। भारत ने बना दिया। भारत ने नहीं, इस सरकार ने, मोदी सरकार। हाँ, भारत कैसे बना देगा? भारत तो कभी भी अपने पड़ोसी मुल्क से दुश्मनी नहीं चाहा। नेपाल आपके साथ नहीं, वियतनाम आपके साथ नहीं, ताइवान आपके साथ नहीं, श्रीलंका आपके साथ नहीं, पाकिस्तान आपके साथ नहीं, अब बांग्लादेश आपके साथ। आप याद कीजिए इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस के रीजन में कोई नहीं बोलता था, आज नेपाल आपके खिलाफ खड़ा है। चाइना आकर के पोखरा में आकर के आर्मी का कैंप बना दिया है, एयरपोर्ट बना दिया है, आप कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आपसे एक मिनट के लिए, जबकि रोटी बेटी का संबंध है। नेपाल भारत, नेपाल भारत का, बांग्लादेश हमारे लिए सबसे सजो, और आज आप वहाँ व्यापार कर ही रहे हैं और एक भी व्यापारी पर हमला नहीं हुआ है। क्या है ये? कौन कर रहा है? संतों पे हमला हो रहा है वहाँ पे। भैया व्यापारी पर हमला क्यों नहीं हो रहा है? मेरा पहला सवाल। अदानी की फैक्ट्री पर हमला क्यों नहीं हुआ? मेरा दूसरा सवाल। जितने व्यापार करने गए हैं उन पर हमला क्यों, वो क्यों नहीं छोड़ के भाग रहे? आप समझिए। अब आप कह रहे हैं कि देखिए होता क्या है, हमारी गरीबी जितनी है ना, 85 करोड़ लोग, लगभग 85 करोड़ लोग लगभग 5 किलो अनाज पर जिंदा है। 140 में 50, 150 करोड़, और लगभग 90% आदमी के पास 1 बीघा से नीचे जमीन है। 6000 पर कैपिटा इनकम है। क्या है? पर कैपिटा इनकम 6000 पर कैपिटा इनकम। तो 6000, 7000, 8000 इस बच्चे का कितना है भाई? इस बच्चे का कितना? 12-13 हज़ार आप लोग देते हो। क्या इसकी लाइफ सक्सेस करेगी? ये 10,000 का जूता नहीं पहनना चाहेगा, ये अपनी बहन को, अपने भाई के लिए 10,000 का कपड़ा नहीं ले जाना चाहेगा। हम इस पर बात क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान में
तो इसका जिम्मेदार कौन है? समाज भी, समाज को ये भाग्य किस्मत भगवान से फुर्सत नहीं है, कहता है नियति में दे दिया गरीबी। और सिस्टम नेता, आप समझिए ऐसे मत। ये बात आपकी काहे लोग मानेंगे भाई? आप तो गरीबी देखे ही नहीं है, तो गरीबी का सिद्धांत आपका काहे कोई फॉर्मूला मानेंगे? पप्पू यादव ने तो जितना इस देश के नेताओं का वजन होगा उतना तो हम बांट दिए हैं। तो वही चीज है ना भाई, तो गरीबी पे जैसे आप, इसीलिए तो बांटने वाले नेता हैं, हमेशा दान किए। मैं दुनिया ने नहीं, इसीलिए तो हम जानते हैं गरीबी। गरीबी तो सामने में है, 85 करोड़ अनाज दे रहे हैं, हाय रे बा। और 150 करोड़ में 1 बीघा से नीचे वाले जमीन वाले 92% है। वो सब तो गूगल पर है, इसको क्या समझाना हमको? तो सबको चेक कर लेना है। रोजगार है नहीं, फैक्ट्री बंद हो गई, कोरोना के बाद और भी बुरी स्थिति हो गई। एग्जामिनेशन बिना पेपर लिख के नहीं होता है। रेलवे की वैकेंसी खत्म कर दी, बैंकिंग की वैकेंसी खत्म कर दी, अग्निवीर आ गया। क्या हुआ नोटबंदी का? क्या हुआ जीएसटी का? क्या हुआ 2 करोड़ नौकरी का? क्या हुआ 15 लाख का? क्या हुआ जाली नोट का? क्या हुआ ब्लैक मनी का? मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, पप्पू यादव को सुन रहा हूँ कि राहुल गांधी को सुन रहा हूँ? पूरा मुद्दा जो है आपका, कांग्रेस की लिस्ट में जो जो मुद्दे होते हैं वो पप्पू यादव की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है, पप्पू यादव तो बचपन से मतलब राहुल गांधी अगर बांग्लादेश के मुद्दे पे हिंदुओं का पक्ष नहीं रखेंगे तो पप्पू यादव उसका पक्ष नहीं रखेंगे। हिंदुओं का पक्ष, नेपाल भारत के रिश्ते पे अगर कांग्रेस सवाल उठाएगी तो पप्पू यादव भी सवाल उठाएंगे। सबसे बड़ा दिक्कत बचकना आपकी यह है कि हिंदू के मुद्दे पर हम ही सदन में उठाए, वहां हिंदू का मुद्दा ही नहीं है। भाई शेख हसीना को आप रखे हुए हो ना, और आपको कौन रोक रहा है कि आप 11 साल से पीएम हो, आप दाऊद इब्राहिम को नहीं लाओ? यही तो जानना चाहते हैं। तो क्यों, कौन रोक रहा है? मोदी को कौन रोक रहा है? किसने रोका? मोदी को कौन रोक रहा है कि पाकिस्तान परमाणु बम मत फेंको? फेंक दो। अरे बा, परमाणु बम तो नहीं फेंक सकती कोई सरकार ना। अरे बाप मेरे, आप ही तो भाषण दे रहे हैं, आप ही भाषण दे रहे हैं। यही तो कहता था मैं शेयर मार्केट वर्ल्ड की सबसे नीचे चली गई। 1 रुपया कम होता था तो कहता था मनमोहन सिंह, मोहनी बाबा तुम तो जब से आए हो तब से इकोनॉमी मेरी खत्म है, तब से तेल की दाम बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है। इस पर कोई बात करता नहीं है। पहले महंगाई पर, तेल पर सरकार बदल जाती थी, अब हिंदू मियाँ, अब नैरेटिव तय, एजेंडा तय, टैरिफ पर बात नहीं होगी, 99 लाख करोड़ रुपया गायब हो गए उस पर बात नहीं होगी, मुद्रास्फीति नहीं है उस पर बात नहीं होगी, रोजगार नहीं है उस पर बात नहीं होगी। क्रिकेट तो सट्टा बाजार है, क्रिकेटर को तो रोक देना चाहिए था। सट्टा बाजार है, मार्केटिंग होती है, अरबों खरबों रुपया लगाता है क्रिकेट पर। जो हारा वो भी लड्डू, जो जीता वो भी लड्डू, दोनों। हारने वाले को याद है, तो पैसे के चलते हारते हैं, जीतते हैं, वो कोई प्रतिभा। टीम इंडिया हारी वर्ल्ड कप 19 नवंबर 2023 को। सर सब कुछ पैसे की वजह से हार गई टीम इंडिया। भाई भैया अरबों खरबों ने लगता है, सब कुछ पैसा। सर क्रिकेट सट्टा है, बहुत क्लियर है, दुनिया इसको जान ले। और उसके बावजूद टैरिफ की बात ना हो, इकोनॉमी की बात ना हो, और क्रिकेट के नाम पर पटाखा छोड़ा जाए और नैरेटिव तय कर दे कोई नेता हिंदू मुसलमान का, तो इससे खतरनाक कंट्री के लिए क्या हो सकता है? 5 मिनट में हम 300 किलोमीटर चलेंगे, चाइना वो गाड़ी बना रहा है। बिना मिनरल वाटर के हम पानी पिएंगे, जापान उस पानी को पैदा कर रहा है। पानी के चलते 90% बीमारी हमारे मुल्क में है, हवा के चलते 40% हमारे मुल्क में बीमारी है। अन्य कंट्री हवा पर काम करती है, हम भूमिहार, जादव, राजपूत, तेली 100 पर काम करते हैं, हम हिंदू मियाँ पर काम करते हैं, हम बैकवर्ड फॉरवर्ड पे काम करते हैं। 24 घंटा हम सियासत और सत्ता में कैसे बने रहें, कैसे काटें, कैसे नफरत पैदा करें, कैसे बांटें, इस पर काम करते हैं।
तो बीजेपी वही एजेंडा लोगों को सिखा रही है क्या कि एक हिंदू राष्ट्र बना देंगे, बाकी सारा इशू जो है रिजॉल्व हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र क्या इस जन्म में 7 जन्म में नहीं बनेगा। वर्ल्ड में कोई राष्ट्र बना? ईसाई राष्ट्र बना, अमेरिका बना ली। 57 मुस्लिम देश हैं, लेकिन आप उठा करके देख लो, कोई इस तरह की राष्ट्र की बात करता है? वो अपने डेवलपमेंट की बात करता है। बौद्ध को मानने वाले लोग 28 कंट्री से ऊपर हैं, वो बात क्या करता है? आज मुस्लिम 20 करोड़ है, सिख ईसाई महावीर जैनी को लगा के 26 करोड़, रेस्ट सनातन है। तो इसी में साउथ भी है, नॉर्थ भी है, इसी में हिंदी और गैर हिंदी भी है, इसी में अम्बेडकरवादी भी है, बुद्धवादी भी है। सनातन की बात यहाँ होती है, यहाँ हिंदू की बात नहीं होती है। यहाँ संस्कृति की बात होती है, संविधान की बात होती है, अम्बेडकर की बात होती है, वसुधैव कुटुंब की बात होती है, सर्वधर्म संभाव की बात होती है। शिव हो या कृष्ण, राम हो या रहीम, नानक हो या बुद्ध, सबने एक भारत की बात की है, इंसानियत की बात की है, सनातन के विचारों की बात की है, बांटने की बात किसी ने नहीं किया। और जब मुसलमान 24 करोड़ होंगे तो हिंदू 200 करोड़ हो जाएंगे। जब मुसलमान 30 करोड़ होंगे तो हिंदू 250 करोड़ हो जाएंगे। रुकेगा तो कोई नहीं। हमारे गांव में 4000 यादव और 100 दूसरा जात, वो 104,000 यादव से लड़ेगा इस जन्म में होगी हैसियत। लेकिन वो 4000 यादव वो 100 के एक आदमी को टच नहीं कर सकता। सोशल मीडिया का युग है, पूरी दुनिया एक हो जाएगी, पूरी दुनिया। भैया मोदी जी अरब जाते हैं तो मुसलमानों के पास झुक जाते हैं। देखिए आप, मोदी जी गल्फ जाते हैं तो तेल और पैसे की बात भीख मांगते हैं। मोदी जी बांग्लादेश जाते हैं तो शेख हसीना से मोहब्बत। हिंदुस्तान में नफरत गायब हो जाती है। हम आप ही से पूछते हैं, अरब ठीक, गल्फ कंट्री ठीक, ट्रंप का आतंक कैसे ठीक, जो इंडिया पर सबसे ज्यादा प्रेशर बना के रखे हुए, इंडिया को कोलैप्स की ओर ले जा रहा है। हम ट्रंप से क्यों नहीं लड़ते? लेकिन ट्रंप और मोदी की दोस्ती, कोई दोस्ती नहीं। इसको तो पैर की धूली समझता है। क्या बोलते हो? ये तो बैठे हुए थे कि हमको बुलाएगा ओथ में। दोस्ती होती तो ओथ में बुलाता ना। क्या बोलते बुलाया जाता ओथ में, ये बात तो क्या बोलते रहते हो भैया? शादी ब्याह में बुलाता ना। कौन सी की दोस्ती? चाइना से क्यों नहीं लड़ते हो? पाकिस्तान तो छूटी है, जब चाहेगा भारत मसल देगा। लेकिन आज के डेट में सबके पास परमाणु है। किंग जॉन हो, अभी यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष ने अमेरिका को चैलेंज नहीं कर दिया। कोई नहीं लड़ सकता परमाणु अणु से। हमें लड़ना पड़ेगा अपनी पॉलिसी को मजबूत करके। पाकिस्तान के खिलाफ हमें माहौल बनाना पड़ेगा कि आतंकवादी है। लेकिन पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका भी करता है, चाइना तो कर ही रहा है। क्या करोगे आप? तो पहले तो चाइना और अमेरिका से लड़ना होगा। तो अब दो फ्रंट पे नहीं लड़, मारी जा रहे हैं लगातार। अब मतलब अब भारत के जितने 11 साल ढेर किए जा रहे हैं। 11 साल हो न गए, लाए आप, जाली नोट आई, 15 लाख रुपए आए। पुलवामा का क्या हुआ? नए नए एजेंडे इनके रहते हैं। हम 300 किलोमीटर चाइना 5 मिनट में चलने की बात कर रहे हैं, हम 300 साल पुराने कब्र को ढूंढ रहे हैं। ये संभव है? ये सही है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, देखिए मुझे तो जो लग रहा है कि लगातार जो सियासत में जो पप्पू यादव जी जो चल रहा है उससे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। वक्फ बोर्ड सरकार नया कानून लेकर आ रही है, संशोधन कर रही है। मैंने वही कहा कि हिंदुस्तान में डेमोग्राफी चेंज करने का बहुत बड़ा विषय बीजेपी उठा रही है। योगी आदित्यनाथ फ्रंट लाइन पे हिंदुत्व और सनातन की बात कर रहे हैं और बाबा बागेश्वर बिहार से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। सनातन की बात करेगा तो वो हिंदुत्व की बात नहीं करेगा। सनातन हिंदू नहीं है, सनातन वसुधैव कुटुंबकम है।
सनातन अम्बेडकर को भी मानता है, साउथ को भी मानता है, नॉर्थ को भी मानता है, सिख को भी मानता है। सनातन सबके लिए, आप इसको समझिए। और जोगी जी और मोदी जी में हिंदू सम्राट बनने की होड़ लगी हुई है। तब न कुंभ के सवाल पर जोगी जी का नाम एक बार भी मोदी जी नहीं लिए, एक बार भी यूपी के सरकार का नाम नहीं लिया। अरे वो कहते हैं योगी उपयोगी नारा वारा दिया है भाई साहब। एक बार भी मोदी जी नाम नहीं लेते हैं। आप उठाओ। हाँ, मेरठ में चुनावी रैली में पोस्टर गायब था योगी का। वही बात तो मैं कह रहा हूँ। ये झगड़ा है क्या दोनों में? भाई ये तो इंटरनल मामला उनको जाना। अब एक तो आपने नाम ले लिया बंदर का, अभी पैदा हुआ है पेट से, और उसकी मार्केटिंग नेता करता है। सारे संतों ने उसको दरकिनार कर दिया, शंकराचार्य ने उसको लफुआ कह दिया है, और ये दलाली करता है किसी पार्टी की। एक पार्टी उसको, हमरा ब्याह में तू नटवा, तोरा ब्याह में हम नटवा, तो दलाल लोग हैं ये लगभग। देखिए, राम रहीम, आसाराम बापू, संत कौन होते हैं? गुरु नानक, कबीर, महर्षि जी। योगी संत नहीं है। कौन जोगी? योगी आदित्यनाथ संत नहीं है। अब राजनीति करने वाला भी संत हो जाएंगे। मठाधीश्वर रहे हैं, अभी भी हैं। माने गोली चलाने वाला, घर तोड़वाने वाला, जबरदस्ती जाति के आधार पर, सियासत के आधार पर वो संत हो जाएंगे। सत्ता के लिए जात का बाइफर्केशन करना संत हो जाएंगे। पैसा लूटना संत हो जाएंगे। इश्क और मुस्क में मजे लेना संत हो जाएंगे लोग इस कंट्री में। राम रहीम संत है, आसाराम संत है। ये सब दलाल जितना बंदा, 1% कोई संत इस कंट्री में होता है। दो अध्यात्म की बात करते हैं। बहुत बवाल मच जाएगा इस बयान पे आपके योगी आदित्यनाथ की तुलना आप बाबा राम रहीम और आसाराम बापू, जोगी की तुलना बाबा राम रहीम आसाराम बापू से हम कहाँ करते हैं? हमने संत की डिफिनेशन दी। संत कौन होता है? जो साधुता की बात करता है। संत वो होता है कोई बिच्छू काट रहा है, उससे पूछा गया बिच्छू आपको काट रहा है, तो बोला कि उसका स्वभाव है, मेरा स्वभाव है माफ करना, वो संत है। तो लेकिन अतीक और मुख्तार जैसे अगर बिच्छू यूपी में बैठे रहेंगे, मुझको तो समझ में नहीं आता। ब्रजेश सिंह और ब्रजभूषण सिंह महात्मा गांधी हैं। नहीं, वो लोग भी माफिया रहे हैं, उनका भी भैया रिकॉर्ड रहा है। तो उसको तो सिक्योरिटी मिली हुई है। एक भी स्वजातीय क्रिमिनल को एक भी मारे हो तो सलाह हम राजनीति छोड़ देंगे। क्या बोलते रहते हैं? आपको भूमिहार में, ब्राह्मण में जाति के क्लियरिटी में क्रिमिनल नजर आता है? हाँ, कुछ भी बोल दीजिएगा पत्रकार होने का नाते। आप हम जोगी आदित्यनाथ को, राम रहीम को एक नहीं कर सकते, लेकिन संत का डिफिनेशन अलग है। किसी मठ का कब्जा कर लेना, किसी का ले लेना, कितने केसेस थे जोगी आदित्यनाथ पे। मठे कब्जा करने पर ना 302 का कई मुकदमा था। नहीं, वो दंगा हुआ था उस मसले पर भी हुआ। 302 का मुकदमा, ऐसा नहीं। आप पता करिए, दंगा उंगा का तो जो था 302 का मुकदमा, ऐसा नहीं है। आदमी अच्छा होना अलग बात है। आदमी ठीक है। नहीं, मैंने कहा आदमी अच्छा होना कोई अलग बात है। वो ठीक है कि नहीं है, हम उसकी परिभाषा नहीं देंगे। हमसे पूछिएगा तो मैं राजनीति करने के लिए जो नफरत पैदा करे, काट मार करे, वो आदमी ठीक नहीं हो सकता। कोई भी आदमी जाति को गाली दे, किसी को गाली दे, ये नहीं हो सकता। लेकिन वो होली में भी दंगा पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन इस देश के, हिंदुस्तान के सनातनियों ने उसको खत्म कर दिया। भैया ऐसा कभी सुने यार? टेरी पर क्यों नहीं बात होती है? इकोनॉमी पर क्यों नहीं बात होती है? पानी पर क्यों नहीं बात होती है? बीपीएससी यूपीएससी के पेपर लीक पर क्यों नहीं बात होती है? पलायन पर क्यों नहीं बात होती है? गरीबी पर क्यों नहीं बात होती है? किसान के एमएसपी पर क्यों नहीं बात होती है? क्यों लाठी चला रहे हो? क्यों मार रहे हो? कृषि पर बात क्यों नहीं होती? देश तरक्की पर बात क्यों नहीं होती? नदी जोड़ने पर बात क्यों नहीं होती? 24 घंटा जाति पात, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुसलमान पर बात क्यों? क्षेत्रीय पार्टी बैकवर्ड फॉरवर्ड में उलझी हुई है और बड़ी पार्टी हिंदू मुसलमान में उलझी। ऐसे में देश चलेगा क्या? बारे बार
बिहार के चुनाव में आपका क्या प्लान है अब आगे? मेरा कोई प्लान नहीं है। मैं सेवा करता हूँ, मदद करता हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, बिना जात पात के हर आदमी की मदद करता हूँ। बिहार के 13 करोड़ लोगों की प्रगति हो, पलायन रुके, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ें, फैक्ट्री जो बंद है वो खुले, भ्रष्टाचार को मिटा दिया जाए, माफिया राज खत्म हो, माफिया दलाल इसको खत्म होना चाहिए, सिस्टम से मिटना चाहिए। आप काम करते जाइए, एक अच्छे बिहार की कल्पना करिए, एक अच्छे देश की कल्पना करिए। हम अभी तक कांग्रेस के साथ हैं, कोशिश मेरी रहेगी कांग्रेस मजबूत हो। कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस राजा है, हम रंग है। कांग्रेस को तय करना है मेरी भूमिका क्या है। अभी तय वो नहीं करेंगे तो जनता तय करेगी मेरी भूमिका क्या हो। आप तो वैसे भी निर्दलीय खड़े हो जाते, चुनाव जीत जाते। नहीं, खड़े हो नहीं जाते, जनता अपने बेटे को चुनाव जिताती है, वैसे ही खड़े नहीं हो जाते। पप्पू यादव दुनिया में दोबारा क्यों नहीं कोई इंडिपेंडेंट एमएलए? सीधी सी बात है। एक तो पहलू आपका हो गया नेता वाला, दूसरा एक पहलू है आपका एक इंसान वाला। जब आप बाढ़ में गए, हमने वो जब तस्वीरें देखी दिल्ली में बैठकर, वाकई वो तस्वीरें बहुत ही अच्छी थी। और उसकी तस्वीर देखिए, कोई पत्रकार हो, जज हो, नेता हो, मंत्री हो, कोई भी उसकी तारीफ कर सकता है, क्योंकि वो करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। आप वहाँ पे गए, क्यों करते हैं आप गरीबों की मदद? लोग भैया हमारे खानदान को उठा के देखिए, मेरे दादा जूरी कोट थे, उसके पहले देखिए हम लोग मथुरा से आए, भरको से गए मधेपुरा, और प्रथम मुखिया मेरे दादा बने। पिताजी आनंद मार्गी ऑल इंडिया सेक्रेटरी, पहले पिताजी चुनाव लड़े, 2 बार एमपी से, 1 बार एमएलए से, मधेपुरा और सिंहेश्वर से मुखिया रहे मेरे पिताजी। बड़े पदों पर रहे आनंद मार्ग के, फिलोसफी के। तो सेवा हमारे खून और जीन में है, मेरे नस में है। तो जब कोई भी वहाँ की बात नहीं है। आप चले जाइए भूज, भूकंप आया, पप्पू यादव वहाँ पहुँचे। चले जाइए आप मणिपुर, वहाँ पप्पू यादव पहुँचे। चले जाइए गुजरात में, जब बिहारी को पीटा जा रहा था तो हम मरने चले गए। तो जब जहाँ उत्तराखंड में आया वहाँ गए, उड़ीसा में आया वहाँ गए। तो जब जब मानवीय संकट आया, और मैन मेकिंग, ये जो डिजास्टर है मैन मेकिंग है, ये गॉड मेकिंग नहीं है, तो वहाँ पप्पू यादव अपनी ज़िंदगी खत्म करता है। जब भी कोई घटना घटती है इस देश में, सबसे पहले पप्पू यादव आवाज़ उठाता है। या बिहार में कोई भी घटना घटती है, कोरोना में देश के लगभग लोगों की हमने मदद की, रेमडेसिविर हर घर तक हमने पहुंचाया, लगभग ऑक्सीजन हमने पहुंचाया। हम सोए नहीं, दिल्ली में हम 3 महीना पैदल रोड पर चले। हमने कभी मुंह में जाली तक नहीं लगाया, कभी दवाई नहीं ली, सुई नहीं ली आज तक। हमने कोरोना में हर अस्पताल गए, लाश उठाए 10,000, सरे हुए लाश उठाते थे, मुझ पर कुछ नहीं, हाथ में कुछ नहीं होता था। वो तो सब गूगल पर है। तो बाढ़ आया पटना को, जब मुख्यमंत्री सब छोड़ दिया, तो क्या पप्पू यादव जो बिहारी है, जो बिहार का बेटा है, मेरा दायित्व था माँ को छोड़ देना, राजेंद्र नगर को छोड़ देना, पटना को मरने छोड़ देना, बच्चों को भूखे छोड़ देना, दूध नहीं देना। तो जो दायित्व जिसके लिए हम दुनिया में आए हैं, किसी डेस्टिनी ने, गॉड ने हमको लाया है, जिस भूमिका के लिए, क्या मैं वो भूमिका भी छोड़ दूँ? क्या सेवा भी छोड़ दूँ? क्या मदद करना छोड़ दूँ? चुनाव हारना जितना अपने जगह है। हम एमपी का चुनाव हारे थे, बाढ़ आ गया। दूसरे बार एमएलए का चुनाव हारे तो कोरोना आ गया। तो क्या अपना दायित्व और अपना कर्तव्य छोड़ दूं? हमारे मन में नहीं होता है कि मैं पीएम बनूं या सीएम बनूं। जो आदमी संघर्ष करता है या जो आदमी सेवा करता है, उसको तो रहता ही कि चेंजर हूं, संघर्ष करो। सीएम बनने वाले सवाल पे उत्तराधिकारी वाला भी सवाल याद आ जाए। चलिए वो सवाल, अब उस पर हम अभी नहीं जाएंगे। मेरा मैटर नहीं है कि जो ऊपर से आएंगे, जो किसी घर से आएंगे, वो सीएम हो सकते हैं। और जो आदमी सड़कों पर बिना जात पात धर्म किए हुए, जो गरीब की बात करता है, जो मिडिल क्लास की बात करता है, जो हर आदमी की खुशियों को ढूंढता है, मुस्कुराने का अवसर की बात करता है, 1 मिनट में बिना न्याय के कोई लड़ाई नहीं हो सकती पप्पू यादव की, तो उसकी बात करें, आप उठा के देखिए, उस पर कोई बहस नहीं। बिल्कुल हम क्लियर है। आदमी में कोई जात नहीं ढूंढा जा सकता। आदमी की मदद करने में उसको परिवार की तरह देखा जा सकता, और मैं उसी हिसाब से देखता हूँ। दिल्ली में भी सेवा आश्रम रहता है मेरा। पूरे देश के गरीब आते हैं, सबको अस्पताल में ले जाना, सबके लिए मदद करना, सबके न्याय करना। 4-4 स्टाफ यहाँ रहते हैं।
पटना में भी वही स्थिति है, पूर्णिया में भी वही स्थिति। इन सब में कितना पैसा आप खर्च करते हैं अपना निजी फंड, मतलब एक अनुमान राशि लोग जाने? कोई अनुमान की बात मत करिए, मतलब जो जिसको जो जरूरत है लेकर जाइए आप, अपना किडनी काम बेचना पड़ेगा, शरीर बेचना पड़ेगा, आदमी को बचाने के लिए वो भी बेच देंगे। उस पर कोई इब्बट नहीं है, उस पर कोई पॉलिटिक्स। देखिए मुझे पॉलिटिक्स नहीं आता भैया, मैं पहले भी कहा, मुझसे ये सब सवाल मत कीजिए। वो मेरी ज़िंदगी है, मेरी लाइफ है, वो नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। जिस दिन मैं आज आपको वचन देता हूँ आप पर, जिस दिन हम लोगों की मदद करने लायक और लोगों के लिए न्याय के लायक नहीं रह जाएंगे, तो हम भीख मांग के नहीं जिएंगे, हम सुसाइड कर लेंगे या कुछ खा लेंगे। ये आपको मैं बता दूँ। बिहार में अब क्या होने वाला है, छोटा छोटा सवाल आपसे पूछ लेते हैं। बिल्कुल क्लियर है। बदलाव नीतीश कुमार की सरकार बिहार में, बिहार बदलाव की ओर है, लेकिन समझना पड़ेगा। मैंने पहले कहा नीतीश कुमार अकेले लड़े तो 20-25 सीट, 0 सीट पर भी आ जाए, 1 सीट पर आ जाते हैं। लालू जी भी 2 सीट पर आ गए थे, एक बार 0 पर आ गए, एक बार 20 पर आ जाते हैं। लेकिन यही नीतीश जी, लालू जी या कांग्रेस एक लड़े तो 250 चले जाएंगे, 200 से ऊपर चले जाएंगे। यही नीतीश जी एनडीए लड़ते हैं तो फिर टफ हो जाता है। तो नीतीश जी जोरन हो जाते हैं, आप इसको समझिए, इसको आप जानिए। तो बीजेपी ने तो उनको अपना सीएम मान लिया है और चुनाव कैंपेन वगैरह सब जारी हो गया है, गाना रिलीज कर दिया है, देखिए में जारी। देखिए बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री नहीं माना, नेता माना है, मुख्यमंत्री नहीं माना। अब देख लो उठा के। तो इसीलिए नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे, मुझे नहीं लगता नीतीश जी को यूज करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे। नीतीश कुमार के बेटे भी तो सियासत में आना चाह रहे हैं, एंट्री मिलेगी उनको? मुझको बहुत पहले आना चाहिए। सरल आदमी है, बिना वजह जब सबके घर का बेटा आ सकता है तो नीतीश जी के बेटे में क्या कमियां है? पहले आना चाहिए था। देर आए दुरुस्त है। जो जनता दल में विभीषण लोग थे उसके लिए चैलेंज हो गया कि बाप रे बाप, अब क्या होगा, अब कैसे होगा। जो कहते थे जनता दल का क्या होगा, जनता दल यू का क्या होगा। तो चलिए नीतीश जी के बेटे अच्छा काम करे, समाज के लिए करे, इसमें क्या दिक्कत है? राजनीति में सबको आने। मेरे मन में एक प्रश्न है, समझना चाहेंगे आपसे कि जब लालू प्रसाद यादव जब सियासत में कमज़ोर पड़े तब आपको अपने पास बुलाया और आप तब उनका अपने साथ निभाया। तेजस्वी यादव में ऐसा क्या है कि वो आपको कमज़ोर समझने लगे? देखिए दुनिया में कोई कमज़ोर नहीं होता, ना तेजस्वी, ना पप्पू, ना कोई। हर आदमी की अपनी भूमिका होती है। दशमलव, कोमा, हैफन, रेफन, सबकी अपनी भूमिका होती है। शतरंज के प्यादे को आप हटा दीजिए, घोड़ा, किश्ती, फील, मंत्री से आप राजा को बचाना चाहिए तो नहीं बचा सकते। प्यादा की भी अपनी वैल्यू होती है, गिलहरी की भी अपनी वैल्यू होती है। तो ये बेकार की बात है। ये कोई कमज़ोर नहीं होता। सियासत में सबकी अपनी भूमिका होती है और कोई कमज़ोर समझता है तो वो उनका अहंकार हो सकता है। तो तेजस्वी यादव साहब के रिश्ते बढ़िया, एकदम सामान्य हैं? मेरे किसी से रिश्ते न खराब होते और मेरा रिश्ता बुरा नहीं होता है किसी से। हाँ, यदि मेरी विचारधारा नहीं बनती है तो मेरे रास्ते अपना, दूसरे के रास्ते अलग। हम किसी व्यक्तिगत चीज़ों पे नहीं जाते। यदि उनके किस्मत और फेट में मुख्यमंत्री बनना होगा तो क्या पप्पू यादव के बाप की औकात है रोक लेगा? निशांत के को आगे बढ़ना होगा तो रोक लेगा, मेरे बेटे को आगे बढ़ना है तो रोक लेगा। यदि मेरे फेट में कुछ बनना होगा तो रोक लेंगे। देखिए जो इतना आदमी सोचता है उससे ऊपर कोई डेस्टिनी है जो सोच रही है, सोचती है, उस पर भी तो छोड़िए। तो इसीलिए पप्पू यादव को यदि अपने मियाँ मिट्ठू तो हम बनेंगे नहीं, जनता तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री कौन क्या बनेगा। लेकिन सपना तो सब पालता है, हम भी पालते हैं, हम भी पालेंगे निश्चित रूप से। नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव, बिहार के कौन मुख्यमंत्री बढ़िया है? ये नहीं कह सकता। अपनी अपनी सामाजिक समय काल पात्र के अनुसार चीज़ें बदलती है। लालू यादव बदल दिए होते तो आज लालू यादव बहुत ऊँचे। सामाजिक न्याय की लड़ाई कर्पूरी जी के बाद सब लोगों ने मिलकर लड़ा, जिसमें नीतीश जी की भूमिका, रामविलास जी की अलग भूमिका, शरद जी की, मुलायम सिंह की, फिर लालू यादव जी चलते रहे। लालू यादव की अपनी खासियत है और नीतीश कुमार जी की पर्सनल खासियत जो एक ईमानदारी का है या एक विकास करने का है या मृदुभाषी है या बहुत प्रतिक्रिया पहले नहीं देते थे। अब इधर अस्वस्थ और उम्र के कारण बहुत सारी चीज़ें हो जाया करती है। तो वो मैं बार बार कहता हूँ कि पागल, बूढ़े, बच्चे, जानवर, इन पर टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं, इसको माफ़ करने की ज़रूरत है। और नीतीश कुमार से भूल हो सकती है, लालू यादव से भी दिल्ली हमेशा भूल होती है। तो इसलिए इसके लिए इसको राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। कल मोदी जी गरियाते थे कि नीतीश, मैं मेरे जीते जी कोई बेटी को गाली नहीं दे सकता, अपमान नहीं कर सकता। जब नीतीश जी ने कोई सदन में बात कही थी उस वक्त नीतीश जी और आरजेडी एक था, तब ट्वीट नहीं करते थे तेजस्वी जी।
लेकिन जब आज बीजेपी के साथ हैं तो आज ट्वीट करते हैं। आज नरेंद्र मोदी चुप हैं। तो स्थिति राजनीति का, कुछ लोग अच्छा, देखिए राजनीति का चरित्र जो है ना बहुत दोगला है, कुछ लोग ये बहुत गंदा चरित्र है। राजनीति का चरित्र मानवीय नहीं है। 75 साल होने वाला है नरेंद्र मोदी की उम्र का, बस एक 75 साल उनकी उम्र होने वाली है पीएम मोदी की, और लोग कह रहे हैं कि उनको हटाया जाएगा। बहुत सारे पत्रकार दावा कर रहे हैं। हम तो नहीं जानेंगे ना, ये तो आरएसएस जानेंगे ना। आरएसएस को तय करने दीजिए ना। आप मानिए मत मानिए, पता तो आपको सियासत में सब कुछ रहता है। सर सब कुछ पता रहता है तो उसमें हम प्रवक्ता हैं या हम भगवान हैं या हम ज्योतिष हैं? आरएसएस को पता है कि बीजेपी का क्या होगा। बीजेपी का भाग विधाता आरएसएस है। तो कुछ देखा आपने आरएसएस का मूड? मैंने कहा आरएसएस को हटा दीजिए, बीजेपी का अस्तित्व मिट जाएगा। आरएसएस है तो बीजेपी का अस्तित्व। तो आरएसएस जब चाहे, जैसा चाहे, जिसको चाहे उसको लेकर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी संस्था है, बड़ी व्यवस्था है उनके पास। एक सवाल लोग आपसे जानना ही चाहते हैं, जब लॉरेंस बिश्नोई का आपने जिक्र कर दिया पप्पू यादव, बेकार की बात है, कोई मतलब नहीं है। बाबा सिद्दीकी दोस्त थे, मरे थे तो हमने कहा गलत हुआ, बस इतना ही है। तुम सबको, तुम कानून से ऊपर तो कोई हो नहीं सकता। मेरा क्या लड़ाई किसी से? जब कानून सपोर्ट में, सरकार किसी के सपोर्ट में, मेरा क्या मतलब? कहेगा कौन है लॉरेंस, क्या नहीं है, मैं नहीं जानता किसी को। बस मैं पप्पू हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं मददगार हूँ, मैं न्याय के लिए जानता हूँ। गलत लोगों को मिटाने की ताकत है, या तो हम मिटा देंगे या तो हमको मार देगा, बस इतना ही जानता हूँ। उसके अलावा कुछ नहीं जानता किसी के बारे में। मैं संविधान को जानता हूँ, अम्बेडकर को जानता हूँ, सुभाष चंद्र बोस मेरी आइडियल है। वही काम करने के तरीके मेरे गडकरी के को देखा हूँ, मैं भी अपना काम करता हूँ। गडकरी जी भी बहुत बेबाक, बिना किसी जात धर्म के काम करते हैं, वो भी मैं भी करता हूँ। मुलायम सिंह जी से बहुत कुछ सीखा। देखिए गडकरी जी के क्षेत्र में तो दंगा हो गया, न धर्म देखते न जाति देखते, फिर भी दंगा हो गया। भैया आरएसएस ने तो आलोचना कर ही दी कि ये गलत है। आरएसएस ने तो बोल दिया गलत है, बिल्कुल गलत है, उसमें क्या दिक्कत है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पप्पू यादव जी थे, बहुत सारी बातें हुई हैं। दोस्तों, तमाम नेता होते हैं जो कई बार किंग बन जाते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में किंग मेकर जब भी बनाने की बात आएगी, किंग मेकर की भूमिका जब भी तय होती है, पप्पू यादव का नाम सबसे पहले तय किया जाता है। उत्तराधिकारी वाले सवाल का जवाब इन्होंने दिया है। आप तय करिए बिहार का भविष्य कौन और बिहार की सियासत किधर।